नंदू एक जवान लड़का था जिसके पास खुद की एक रेहड़ी थी। वो कभी इस रेहड़ी पर सब्जियां फरोख्त करता तो कभी मौसम में बिकने वाली चीजें, जैसे गर्मियों में खीरा और सर्दियों में भुने हुए शकरकंद और गर्मियों में भुट्टे। एक शाम नंदू घर पे ढेर सारे मकई ले आया। बेटा, अभी तो बरसात शुरू होने में वक्त है, तूने इतनी सारी मकई इतनी जल्दी क्यों खरीद ली? अम्मा, अगले 2 हफ्ते में बारिश शुरू हो जाएगी और तब मकई का दाम आसमान छुएगा। और वो क्यों? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। जैसे बरसात शुरू हुई, मकई के दाम में इजाफा हो गया और इस वजह से मुनाफा भी कम हुआ। इसलिए इस मर्तबा मैंने कब्ल ही सस्ते दाम में मकई खरीद के रख ली। ठीक है, लेकिन क्या इतनी सारी मकई फरोख्त होगी? ये तकरीबन 10-12 बोरी है। हाँ अम्मा, बस बारिश शुरू हो जाए, फिर लोगों को भुना हुआ भुट्टा बहुत पसंद आता है। पिछले साल तो भुट्टों की इतनी मांग थी कि बाजार में मकई थी ही नहीं। इसीलिए मैंने कब्ल ही माल खरीद लिया है। अच्छा किया। नंदू को उम्मीद थी कि इस मर्तबा बारिश में उसके भुट्टों का कारोबार काफी अच्छा होगा और उसकी आमदनी में इजाफा होगा। खीरे ले लो, खीरे। अब खीरे की मांग भी कम हो गई थी। मौसम ठंडा होता जा रहा था, इसलिए लोग खीरा नहीं खा रहे थे। अब बस कुछ रोज की देरी है, बारिश शुरू हो जाएगी और मेरे भुट्टे फरोख्त होने लगेंगे। नंदू मौसम में तब्दीली का इंतजार कर रहा था। कुछ रोज गुजरे और बारिश शुरू हुई। अम्मा देखो, बारिश शुरू हो गई। अरे वाह, अब तो मेरे भुट्टे बहुत फरोख्त होंगे। हाँ, खूब फरोख्त होंगे। और अगर तेरी आमदनी अच्छी हुई तो मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह करा दूंगी। क्या अम्मा, तुम भी? अरे मेरे लाल, अब तेरी उम्र हो गई है, तुझे तो ब्याह करना ही होगा। वैसे भी मैंने लड़की देखनी शुरू कर दी है। शादी की बात सुनकर नंदू शर्मा रहा था। खैर, उसी शाम नंदू ने अपनी रेहड़ी पर भुट्टे लगा दिए। जैसे ही उसने सिगड़ी जलाई और भुट्टे भुनने लगा, सारे बाजार में भुट्टे की खुशबू फैल गई। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गर्मा गर्म भुट्टे। और खरीदार उसकी आवाज सुनकर मुतवज्जा हो गए। उस रोज एक के बाद एक खरीदार भुट्टा खाने आए जा रहे थे। नंदू खुश था कि उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो रही थी। अगले रोज भी नंदू का कारोबार बहुत अच्छा हुआ। खरीदारों का हुजूम लगा रहता था। नंदू की रेहड़ी पर इतना हुजूम देखकर आसपास के कारोबारियों को उससे हसद हो रही थी। ये नंदू आजकल बहुत कमा रहा है। कमाएगा कैसे नहीं, बरसात आते ही उसने भुट्टे फरोख्त करना जो शुरू कर दिया। मुझे लग रहा है भुट्टे फरोख्त करने में काफी मुनाफा है। हम भी कल से भुट्टे फरोख्त करेंगे। और हम भी। अगल बगल के कारोबारियों ने भी भुट्टे का कारोबार करने का फैसला कर लिया और अगले रोज ही नंदू के ठेले के बगल में 2 और भुट्टे के ठेले लग गए और भुट्टे खाने वाले खरीदार बंट गए। कुछ लोग नंदू के ठेले पर आ जाते तो कुछ लोग अगल बगल के ठेलों पर चले जाते। इस बात से नंदू परेशान हो गया था। शाम को ठेला बंद करने के बाद नंदू अपने बगल वाले ठेले वालों से पूछा, भैया, जब मैं यहाँ कब्ल ही भुट्टे फरोख्त कर रहा था तो फिर आप दोनों को यहाँ भुट्टा फरोख्त करने की क्या जरूरत थी? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि इस बाजार में एक ही भुट्टे की रेहड़ी लग सकती है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम एक ही चीज फरोख्त करेंगे तो फिर किसी का कोई मुनाफा नहीं हो पाएगा। हमें तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, तुम अपना देखो। तनहा सारा मुनाफा हथियाना चाहते हो? अगर ऐसा करना है तो कोई अच्छी सी चीज फरोख्त करो जो हम दोनों फरोख्त ना कर सकें, समझे क्या? उसके पड़ोसियों की बात सुनकर नंदू फिक्र में पड़ गया। उसने सोचा था कि वो उन्हें मना लेगा कहीं और जाकर भुट्टे फरोख्त करने के लिए, लेकिन वो दोनों तो ढीठ थे। आज नंदू परेशान घर आया और आते ही उसने सारा वाकया वालिदा को बताया। वो दोनों मुझसे बहुत हसद रखते हैं। कुछ रोज से मेरे भुट्टों का कारोबार इतना अच्छा चल रहा था, वो उनकी आंखों में खटक रहा है। आज रोज से 1/3 आमदनी हुई है। कोई बात नहीं, तुम इतनी फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हसद वाले हसद रखते रहें, तुम बस मेहनत करते रहो। अगले रोज नंदू ने रोज की तरह अपना ठेला लगाया। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और उसके आवाज लगाने के बाद एक पड़ोसी कारोबारी भी आवाज लगाने लगा।
गरम गरम भुट्टे, जायकेदार और सस्ते। बस 8 रुपए का एक भुट्टा। कारोबारियों ने दाम 10 रुपए से 8 रुपए कर दिए। दाम देखकर सारे खरीदार उन्हीं कारोबारियों के पास जा रहे थे। 8 रुपए भुट्टा, गरम गरम भुट्टा। नंदू ने भी दाम गिरा दिया। कारोबारियों ने दाम 7 रुपए कर दिए। मैं इतना दाम कम नहीं कर सकता, मुझे मुनाफा कैसे होगा? उसके पास कोई खरीदार नहीं आ रहा था, इसलिए वो परेशान होकर धंधा बंद करके अपने घर चला गया। अम्मा समझ गई कि क्या हुआ होगा। अम्मा, अब मैं क्या करूं? कम मुनाफा में भुट्टे फरोख्त करने का क्या फायदा? जब मैं दाम कम करता हूं तो दोनों कारोबारी भी कम कर देते हैं। क्यों ना तू कुछ नया करे? नया करेगा तो सारे खरीदार तेरे ठेले पर ही आएंगे। लेकिन क्या नया? हमारे बचपन में हम कोयले पर भुट्टे नहीं सेकते थे, बल्कि रेत में सेकते थे। वैसे भुट्टे तो अब कहीं मिलते नहीं। रेत वाले भुट्टे? हाँ, वो जायका ही अलग था बेटा। एक मर्तबा कोशिश करके देखो। अगले रोज नंदू ने अपना ठेला लगाया और सिगड़ी पर एक कड़ाही लगाई। उसमें रेत भरा था। आसपास के दोनों कारोबारी हैरान थे और फिर आग जलते ही नंदू आवाज लगाने लगा, ऐसा भुट्टा कभी नहीं खाया होगा। रेत वाला भुट्टा, रिवायती अंदाज में बनाया गया रेत वाला भुट्टा। रेत वाला भुट्टा सुनकर कुछ बुजुर्ग नंदू के ठेले की जानिब गए। उन्होंने वो भुट्टे चखे। वाह, मजा आ गया। कितने अरसे बाद ये खा रही हूँ। काफी लोगों ने रेत वाले भुट्टे पहली मर्तबा चखे। ये तो कमाल है, कोयले वाले भुट्टे से बिल्कुल अलग और लजीज भी। इस दिन नंदू के ठेले पर अलग ही हुजूम था। अफराद नंदू के साथ तस्वीरें निकाल रहे थे, वीडियो बना रहे थे। नंदू कुछ ही घंटों में मशहूर हो गया। नंदू के रेत वाले भुट्टे 20 रुपए के दाम से फरोख्त होने लगे और उसने एक ही रोज में काफी अच्छा मुनाफा कमाया। अगले रोज पड़ोसी कारोबारियों ने भी रेत वाले भुट्टे फरोख्त करना शुरू कर दिया। रेत वाले भुट्टे, गरम गरम रेत वाले भुट्टे। ये तो वो वीडियो वाला नहीं है, वो रहा, उसके रेत के भुट्टे खाते हैं हम। नंदू रातों रात मशहूर हो चुका था। सभी को नंदू के रेत वाले भुट्टे खाने थे। नंदू के ठेले पर हुजूम था और उसके पड़ोसियों के रेड़ी वीरान थे। कुछ रोज बाद फरोख्त न होने की वजह से कारोबारियों ने भुट्टा फरोख्त करना बंद कर दिया। नंदू के रेत वाले भुट्टे धड़ाधड़ फरोख्त हो रहे थे और नंदू के मुनाफे में बहुत इजाफा हो गया था। मुश्किल के वक्त जब लोग मैदान छोड़ देते हैं, नंदू ने कुछ नया करने की कोशिश की और आखिरकार उसकी नई तरकीब काम कर गई। उसके रेत वाले भुट्टों ने उसे मशहूर और अमीर बना ही दिया। जुकामपुर नाम का एक कस्बा था। वहाँ शंकटा अपने परिवार के साथ रहता था। वैसे तो शंकटा एक किसान था, पर बड़ा चालाक और चतुर था। कोई भी शंकटा के दिमाग को पढ़ नहीं पाता था। आज सुबह से चाय नहीं मिली। दूध वाला आया नहीं क्या आज? जब दूध वाला ही नहीं आया तो मैं क्या करूं? काली चाय तो पियेंगे नहीं आप, बल्कि काली चाय सेहत के लिए अच्छी होती है। मैं क्या किसी पहलवान से कम हूँ क्या? अकेले ही 10 पछाड़ दूंगा मैं। हाँ हाँ, बड़े आए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हम आपको पहचानते ही नहीं। मोहल्ले में भी अगर किसी के घर झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले गांव छोड़ने वाले आप ही होते हैं। बड़े आए बहकी बहकी बातें करने वाले। शंकटा वहाँ से अपने खेतों की ओर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि उसके खेत भुट्टे से भरे हुए हैं, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। मानो ना मानो, असली सुख इन खेतों में भुट्टे देखना ही है। लोग बाग दुनिया घूमने चले जाते हैं शांति ढूंढने के लिए। मेरे लिए तो सारा सुख यहीं पर है। शंकटा वहाँ पर घूम ही रहा था कि उसने देखा कि पूरे भुट्टे के खेत में एक जंगली सुअर घूम रहा है, जिसे देखने के बाद वो उसे कहने लगा, हट हट, दूर दूर दूर। इन जंगली सुअर का कुछ करना होगा, वरना ये हमारा धंधा चौपट कर देंगे। कुछ ही महीने में बरसात शुरू होने वाली है। आज ही जाकर मैं सारी बातें सरपंच जी को बता दूंगा। शंकटा अपनी पत्नी नगमा के साथ गांव के सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच साहब, गांव में इतना कुछ हो रहा है और आप घर पर ही बैठे हैं। अरे भाई, क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या बात है बताओ, मैं उसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ। होना क्या है?
हमारे सारे भुट्टे के खेत जंगली सुअर खा जाएंगे और हम कंगाल हो जाएंगे। तुम तार वार लगा दो अपने खेतों में, और क्या, उससे तुम्हें कोई नुकसान थोड़ी ना होगा। साहब, हमने तार वार लगाई थी, तेज आंधी पानी की वजह से साड़ी टूट गई। हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो। अच्छा चलो, मैं कुछ सोचता हूँ। आज शाम को गांव में सभा होगी, उसमें हम कुछ तय करेंगे। सरपंच और शंकरटा ने मिलकर पूरे कस्बे को सभा में बुलाया और जैसे ही सभा शुरू हुई, शंकरटा ने सारे कस्बे वालों से कहा, आज ये सभा जंगली सुअरों से निपटने के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुअरों ने हमारे भुट्टों की फसलों को बर्बाद कर दिया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा कोई भी खेत बचेगा नहीं। जी सही कहा सनकथा भाई ने, हम गांव वालों की मन की बात सुन ली। उतने में वहाँ पर अनाज घर का साहूकार विनय आ गया और कहने लगा, इस बार के भुट्टे हमारे विदेश में बिकने वाले हैं। हमारे कस्बे के भुट्टे को विदेश में भेजा जाएगा। ज्यादा पैसे और तो और विदेश घूमने का मौका भी है तुम लोगों के पास। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। इसीलिए अब से हर रात कस्बे के 2 मर्द खेतों में पहरा देंगे। मैं और गबरू, कस्बे के 2 पहलवान हर रात जाकर पहरा देंगे। और कस्बे वालों ने मिलकर ऐसा ही किया। हर रात शंकरटा और गबरू खेतों में पहरा देते थे। एक रात शंकरटा के खेत में एक मोटा सुअर आकर खेत के भुट्टे खाने लगा। खेतों में हलचल होने से गबरू ने उसे देख लिया। शंकरटा भाई, तुम्हारे खेत में सुअर है, मैं अपने तीर से उसे मार गिराऊंगा, मारना मत, बस डरा कर भगा दो। गबरू ने अपने धनुष से एक तीर खींची और उस सुअर को जख्मी कर दिया। शंकरटाई देखते ही गबरू पर चिल्लाने लगा, देखा तुमने मार दिया उसे, मैंने कहा था ना मत मारो, बेचारा सुअर, इन्हें छोड़ो मत, सबको खत्म कर दो, हट जाओ, चुप रहो। शंकरटा उस जंगली सुअर को उठाकर अपने घर लेकर जाता है और उसकी देखभाल करता है। पूरी रात देखभाल करने के बाद वो सुअर एक इंसान की रूह में बदल जाता है, जिसे देखकर शंकरटा बेहद डर जाता है। कैसे हो शंकरटा? मैं भी तुम्हारे कस्बे के पूर्वजों में से एक हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक श्राप के वजह से सुअर के भेष में था, तुमने मुझे आजाद कर दिया, उस गबरू ने मुक्त कर दिया। मैं तो बस आपकी जान बचा रहा था। तुम्हारी नेकी की वजह से मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस भुट्टे को खाते हुए मुझे तीर लगा था, वो भुट्टा सुबह हवाई जहाज में तब्दील हो जाएगा। भुट्टा हवाई जहाज। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस भुट्टे पर पड़ेगी, वो हवाई जहाज बन जाएगा। तुम उससे शहर जाकर अपने भुट्टे बेच सकते हो और अपना कारोबार 2 गुना ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तथास्तु। और हाँ, इन भुट्टों के गायब होने में सिर्फ जानवरों का हाथ नहीं है, बल्कि तुम्हारे सरपंच का भी है। सारे भुट्टे वही रात के वक्त चुराया करता था। इतना कहकर वो आत्मा और सुअर वहाँ से अदृश्य हो गए। शंकरटा ने सारी बातें अपनी बीवी नगमा को बताई। तब नगमा ने कहा, सुबह होने में अब कुछ ही वक्त बचा है, हमें हमारे खेत के पास जाकर देखना होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा संसार सोने का हो जाएगा और सरपंच जी भी पकड़े जाएंगे। नगमा और शंकरटा दोनों ही सूरज के पहली किरण का इंतजार करने लगे। जैसे ही सूरज की किरण उस भुट्टे पर पड़ी, उन्होंने देखा कि सारे भुट्टे उस सुअर के आशीर्वाद से हवाई जहाज में तब्दील हो गए हैं, जिसे देखकर दोनों खुशी से झूम उठे। ये हुई ना कुछ बात, आप यहीं रुकिए, मैं जाकर गांव वालों को बुला कर ले आती हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, जाओ जाओ, सबको बुला लाओ। अब तुम पूरे कस्बे के भुट्टे ले जाकर कस्बे में ले जाना। क्यों, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? मुझ जैसे बूढ़े को तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो? पर मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इस भुट्टे के हवाई जहाज में चढ़िए। चलो ठीक है, मैं भी अपने सारे भुट्टे लेकर तुम्हारे इसी हवाई जहाज में आऊंगा और मुनाफे की खुशी मनाऊंगा। सरपंच और गांव वाले उस भुट्टे वाले हवाई जहाज में जैसे ही चढ़े, सरपंच के भुट्टे एकदम से गायब हो गए, जिसे देखकर सरपंच हैरान हो गया। हाय, मेरे भुट्टे, मेरे भुट्टे, मेरे भुट्टे चोरी हो गए। आपके भुट्टे चोरी नहीं, उनके पास चले गए जिनके पास से वो आपने चुराए थे। अब आपकी सच्चाई सबके सामने है। अब हम कस्बे वाले आपको सबक सिखाएंगे। मुझे माफ कर देना, मैं लालच का शिकार हो गया था, पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ।
लालच वालच कुछ नहीं, अब हम आपको इस कस्बे से बाहर निकालते हैं। दोबारा इस कस्बे में नजर आए तो आपकी खैर नहीं। अब से हम हर शहर जाकर अपने भुट्टे बेचेंगे इस भुट्टे हवाई जहाज की मदद से। मेरे साथ तुम सब भी चलो। लेकिन ये शुरू कैसे होगी? इसे चलाएगा कौन? इसकी फिक्र मत करो, सूरज की किरणों से ये भुट्टा उड़ने लगेगा। ये हमें अपने आप अपनी जगह पर पहुंचा देंगी। और वैसा ही हुआ। सभी भुट्टे के हवाई जहाज पर बैठ गए। जैसे ही सूरज की किरण उस हवाई जहाज पर पड़ी, हवाई जहाज हवा में उड़ने लगा। सारे हवाई जहाज में बैठकर बादलों में चले गए और बादलों का नजारा देखने लगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगी, और वो भी भुट्टे के हवाई जहाज में। ये सब अच्छे कर्मों और अच्छी निष्ठा का किया धरा है। हम अपनी फसल अच्छे दामों में बेचकर कस्बे में वापस जाएंगे और हर साल इसी भुट्टे के हवाई जहाज में सारे शहर की सैर करेंगे। सारे भुट्टे के हवाई जहाज की मदद से शहर पहुंच जाते हैं और अपना भुट्टा अच्छे दामों में बेच देते हैं। शंकरदा को कस्बे का सरपंच बनाया गया और कस्बे की हर फसल की जिम्मेदारी सौंपी गई। गांव फिर से खुशी से चहक उठा। रामनगर में अमित अपने बड़े भाई सुमित के साथ रहता है। अमित के अम्मी अब्बू बचपन में ही गुजर चुके हैं और अब सुमित ही उसकी देखभाल करता है। एक दिन अमित की आंखों में आंसू देखकर सुमित उससे पूछता है, क्या हुआ छोटे, तुम रो रहे हो? कुछ नहीं भैया। क्या तुम्हें अम्मी अब्बू की याद आ रही है? नहीं तो, मेरे तो अम्मी और अब्बू दोनों आप ही हो, मुझे किसी की याद नहीं आती। इतना कहकर अमित अपने बड़े भाई सुमित के गले लग जाता है। कभी कभी मुझे बेहद डर लगता है कि कहीं आप भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अमित और उसका भाई दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अमित स्कूल के लिए तैयार होते हैं। उसका भाई सुमित उसे हमेशा अपनी स्कूटी पर स्कूल छोड़ने जाता है। भैया हेलमेट पहन लो। तुम्हारे स्कूल के रास्ते में पुलिस वाले नहीं मिलेंगे। भैया हेलमेट पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए है। अरे यार, लगता है तू मुझसे भी बड़ा हो गया है। अपने छोटे भाई अमित की बात सुनकर सुमित हेलमेट पहन लेता है। देखा, आप हेलमेट में कितने अच्छे लग रहे हो। ठीक है, अब बैठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अमित को स्कूल छोड़ने के बाद सुमित स्कूटी लेकर घर वापस आ जाता है। शाम को सुमित स्कूटी लेकर अमित को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है, पर उसने हेलमेट नहीं पहनी है। रास्ते में चलते हुए बेहद तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सड़क पर फिसलन हो जाती है। ओहो, ये बारिश तो बढ़ती जा रही है, अब तो तेज चलना पड़ेगा। सुमित स्कूटी और तेज चलाता है। फिसलन की वजह से सुमित की स्कूटी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। उसकी स्कूटी सड़क पर रगड़ती हुई बहुत दूर तक चली जाती है, जिससे उसके सिर में बहुत चोट लग जाती है और सिर से खून बहने लगता है। तभी वहाँ से एक कार गुजर रही होती है। कार में बैठा आदमी सुमित को गिरा हुआ देखकर उसके पास आता है। अरे, इसको तो बहुत चोट लगी है, इसे जल्दी से अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। ये आदमी सुमित को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। सुमित को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दूसरी ओर सुमित का छोटा भाई अमित स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसका इंतजार कर रहा है। आज तो बहुत देर हो गई, भैया कहाँ चले गए? बारिश भी तेज हो रही है, लगता है भैया की स्कूटी खराब हो गई। अमित पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है, पर अभी भी धीमी धीमी बारिश हो रही है और वो भीगते हुए घर पहुंच जाता है। वो सुमित को बहुत ढूंढता है, पर उसे सुमित कहीं नहीं मिलता। तब उसे कहीं से पता चलता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। अमित दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। भैया आप कैसे हैं? और ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप कैसे हैं भैया? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं आपका छोटा भाई अमित हूँ। मैं कौन हूँ? अरे तुम कौन हो? मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी डॉक्टर आते हैं। इनके सिर पर चोट लगने से इनकी याददाश्त जा चुकी है और ये सब कुछ भूल चुके हैं। ये सुनकर अमित रोने लगता है
और वापस घर आ जाता है। काश मेरे भैया ने हेलमेट पहनी होती तो उनके सिर पर चोट नहीं लगती और आज वो मुझसे दूर नहीं होते। अब मैं किसी को भी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी नहीं चलाने दूंगा। हर किसी को हेलमेट पहनाऊंगा। वो बैठकर टीवी पे कार्टून देखता है। एक मजदूर एक खदान में पत्थरों से बचने के लिए तरबूज का हेलमेट बनाता है। वहाँ से उसके दिमाग में आइडिया आता है, अब मैं भी तरबूज का हेलमेट बनाऊंगा और लोगों को गिफ्ट करूंगा। अमित बाजार से बहुत सारा तरबूज खरीद कर लेके आता है और उसके अंदर का गूदा निकालकर उनसे हेलमेट बनाता है। इसी तरह अमित दिन भर मेहनत करके बहुत सारे हेलमेट बनाता है और उन्हें लेकर वो सड़क पर चला जाता है। अब उसे सड़क पर जो भी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी चलाता हुआ दिखता है, वो उन्हें अपना बनाया हुआ तरबूज का हेलमेट देता है। ये लो, हेलमेट पहन लो। अमित को ऐसा करते हुए ट्रैफिक पुलिस वाले देखते हैं और उसके पास आते हैं। ये क्या कर रहे हो बेटा? एक्सीडेंट में मेरे भाई की याददाश्त चली गई। अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता तो ये सब नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद सभी लोग 2 व्हीलर गाड़ी चलाते वक्त हमेशा हेलमेट पहने। ये लो, ये असली हेलमेट है, इनको बांटो। ये अच्छे, मजबूत और टिकाऊ हैं। अमित इन हेलमेट को लेकर वहाँ से चला जाता है और लोगों को अब असली हेलमेट बांटने लगता है। देखो, ये छोटे बच्चे के कितने अच्छे ख्याल हैं। हम इसकी सोच को आगे बढ़ाएंगे। अब ट्रैफिक पुलिस वाले बिना हेलमेट के मुसाफिरों का चालान काटने की बजाय उन्हें हेलमेट देने लगते हैं। अमित और ट्रैफिक पुलिस वालों को तरबूज का हेलमेट बांटते हुए मीडिया वाले देख लेते हैं और इस खबर को सभी समाचार चैनलों पर दिखाने लगते हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे देश भर में फैल जाती है, जिससे सरकार भी सभी 2 व्हीलर वाहनों की कंपनी को आदेश देती है कि वो आज से किसी भी नए वाहन को बेचे तो हेलमेट भी साथ में दे और जो वाहन पहले बिक चुके हैं, हर कंपनी अपने अपने ग्राहक को एक हेलमेट गिफ्ट करे। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। आज से सब लोग हेलमेट पहनेंगे और पूरे देश में सभी लोग हेलमेट पहनकर वाहन चलाने लगे। देखना, अब हमारे देश में एक्सीडेंट से बहुत कम लोग मरेंगे। हेलमेट पहनने की ये पहल अमित ने शुरू की और पैसे न होते हुए भी लोगों को तरबूज का हेलमेट बनाकर दिया। इसलिए अमित अब पूरे देश में तरबूज हेलमेट वाले के नाम से मशहूर हो गया। सरकार अमित को इस काम के लिए इनाम देती है और साथ ही उसके भाई का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। अब उसके भाई की याददाश्त वापस आ जाती है। अमित अपने बड़े भाई सुमित से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। अमित को आता हुआ देख सुमित दौड़ता हुआ उसके गले लग जाता है। कैसा है छोटू? मैं ठीक हूँ भैया, अब आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देख, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सुमित के ठीक होने की खुशी में अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ रे पगले, अब क्यों रो रहा है? आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं। आज से मैं तेरी हर बात मानूंगा और कभी भी बिना हेलमेट पहने गाड़ी नहीं चलाऊंगा और ना ही किसी को चलाने दूंगा। अब अमित और सुमित घर आ जाते हैं और दोनों मिलकर एक हेलमेट की बड़ी सी दुकान खोलते हैं और उस दुकान का नाम तरबूज हेलमेट वाला रखते हैं। सीख, हमारे देश में हर दिन कई हजार लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अगर सभी लोग 2 व्हीलर वाहनों में हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या को बहुत कम किया जा सकता है।